A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidwapa, Badalganj. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, molecular basis of inheritance. In this chapter, students, you will learn about the DNA, the search for genetic material, RNA world, replication, transcription, genetic code, translation, regulation of gene expression, human genome project, and DNA fingerprinting. In the previous chapter, you have learned the inheritance patterns and the genetic basis of such pattern. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. यानी इससे पहले जो चैप्टर नंबर 5 हम लोग ने पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, वो जो भी कैरेक्टर्स, जो भी ट्रेट्स हम अपने मदर एंड फादर से एक्वायर करते हैं, और वेरिएशन यानी कि मदर एंड फादर से ट्रेट आने के बावजूद भी कई बार हमारे अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि हम एग्जैक्टली अपने मदर फादर की तरह या अपने सिबलिंग्स की तरह नहीं दिखते हैं, ठीक है। और हम लोग ने जेनेटिक बेसिस भी पढ़ लिया कि किस तरह से जीन्स जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। जब मेंडल ने पहली बार फैक्टर का पता लगाया था, मेंडल ने जीन को ही फैक्टर कहा था, तो उस समय फैक्टर ये इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसे रेगुलेट करते हैं वो नहीं पता था। यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स का जो हैप्लॉइड सेट होता है, जो एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो और जो जीन एक्सप्रेस होता है किसी फिनोटाइप के अंदर, वो डोमिनेंट जीन होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये सारे पैटर्न्स जो है उस समय फैक्टर्स के बारे में क्लियर नहीं थे। Over the next 100 years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material, at least for the majority of organisms. तो उस समय ये तो तय था साइंटिस्ट के दिमाग में कि कोई तो ऐसी चीज है जो कि जनरेशन वाइज ट्रांसफर हो रही है, हर जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रही है, लेकिन क्या चीज थी वो? साइंटिस्ट ने ये जानना चाहा कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रांसमिट हो रही है। तो मतलब जब फैक्टर्स के बारे में पता चला, उसके अगले 100 इयर्स जो है वो इसी सर्च में निकाला गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, यानी वो जेनेटिक मटेरियल जो कि हर जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। और कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जो कि हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि प्रोटीन के ऊपर भी टेस्ट हुआ और भी अदर चीज़ों के ऊपर टेस्ट हुआ, कि साइंटिस्ट तब ये हाइपोथेसाइज कर रहे थे कि मे बी प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन लास्ट में कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। In class 11th, you have learned that nucleic acids are polymers of nucleotides. तो क्लास 11th में आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा है, और उसमें आप लोग ने ये भी पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर वो सब्सटेंस होते हैं जो कई मोनोमर्स को ऐड करके बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या है? पॉलीमर्स हैं, किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। यानी न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। Deoxyribonucleic acid, DNA, and ribonucleic acid, RNA are the two types of nucleic acid found in living systems. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए प्रेजेंट है या तो आरएनए प्रेजेंट है। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आरएनए दो it also acts as a genetic material in some viruses, mostly function as a messenger. RNA has additional roles as well. ठीक है, RNA has additional roles as well. तो यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, आरएनए क्या है? एक मैसेंजर की तरह काम करता है, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, और प्रोटीन ही ये डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर जीन क्या फंक्शन करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो आरएनए के पास इसके अलावा और भी कई रोल है, पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? वो मैसेंजर की तरह काम करता है, वो मैसेज लेता है और पहुंचाता है।
It function as adapter, structural and in some cases as a catalytic molecule. तो ये एडेप्टर का भी काम करता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ केसेस में ये कैटालिटिक की तरफ वर्क भी करता है. कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज करते हैं. In class 11th, you have already learned the structure of nucleotides and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers. In this chapter, we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA transcription, the genetic code that determines the sequences of amino acids and proteins, the process of protein synthesis, translation, and elementary basis of their regulation. In short, आपने क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स में ये पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे उसके मोनोमर यूनिट्स अटैच करके न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स बनाते हैं. तो यहाँ पे मेन जो फोकस होगा वो ये होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे वो रेप्लिकेट करता है, यानी सेल डिवीजन के टाइम पे जो डीएनए डबल होता है वो डबलिंग कैसे होती है, कैसे आरएनए बनता है, किससे, डीएनए से, यानी डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. फिर नेक्स्ट है जेनेटिक कोड, यानी जेनेटिक कोड क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया में भी देखा था, GAU की जगह GAU या GU ऐसे कुछ था ना, GUG बन जाता था, यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन जाता था. तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं अमाइनो एसिड्स के, अगर अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस में कुछ भी गड़बड़ हो गया तो गलत तरह के प्रोटीन जो है वो बन जाएंगे. इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, और कैसे इनका रेगुलेशन होता है. The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. यानी कि ह्यूमन जीनोम का पूरा मैपिंग जो है वो हो चुका है लास्ट डिकेड के अंदर, और इससे एक नया ही जेनोमिक्स का एरिया आ गया है. इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज विल ऑल्सो बी डिस्कस. यानी जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे और क्या क्या चीज़ें उसके लिए एसेंशियल थी, ये भी डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में. Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA. तो हम लोग सबसे पहले अपना डिस्कशन किससे स्टार्ट करेंगे, जो नेचर का सबसे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, डीएनए. In subsequent sections, we will understand that why it is the most abundant genetic material and what is its relationship is with RNA. उसके बाद ये जानेंगे कि आखिर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है, कुछ सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और डीएनए का क्या रिलेशनशिप है आरएनए के साथ. तो द डीएनए से स्टार्ट करते हैं. ये क्या है, हमारा सेल है. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. जो हमारा न्यूक्लियस है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट डिसाइड द फंक्शन ऑफ द सेल विच इट विल परफॉर्म. इससे पहले भी ये बात हुई थी, मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं. तो जीन्स जो है वो अलग अलग जगह हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के जीन्स एक्टिवेट हैं. जैसे कि हमारा स्किन सेल है, स्किन सेल के पास जीन होंगे सब, जो बॉडी के हर एक सेल के पास होंगे. लेकिन बॉडी के अंदर जैसे पेनक्रियाज है जिसका काम क्या है, इंसुलिन को बनाना. ऐसा नहीं कि स्किन के पास इंसुलिन का जीन नहीं होगा, लेकिन अंतर क्या है कि स्किन के पास जो इंसुलिन का जीन है वो एक्टिवेटेड नहीं होगा पैंक्रियाज के अंदर, क्योंकि पैंक्रियाज का फंक्शन ही है इंसुलिन को बनाना, इसलिए इंसुलिन को बनाने वाला जीन वहाँ पे एक्टिव होगा. इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस ये डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर सेल ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा. अब डीएनए से आरएनए बनेगा जिसे कि क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, अभी बताया, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन. डीएनए इज द बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ द सेल. डीएनए क्या है,
बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर है सेल का। आफ्टर सेल रेप्लिकेशन डीएनए शुड ऑल्सो बी रेप्लिकेटेड। शुड ऑल्सो भी गलत है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है, यानी जब सेल रेप्लिकेट करता है, सेल डबल होता है, तो डीएनए भी डबल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डीएनए इज अ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या होगा? मेड अप ऑफ ए स्मॉलर सब यूनिट्स दैट इज मोनोमर। कई मोनोमर्स के अटैच होने के बाद क्या बनता है? पॉलीमर। तो डीएनए का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। सो डीएनए कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब कई न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से जुड़ के डीएनए बनता है, तो डीएनए को क्या कह सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ये मोनोमर है। कई न्यूक्लियोटाइड मिलने से क्या बन जाएगा? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। So before starting the structure of DNA, we should know the structure of nucleotide. तो क्लास 11th में आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैं हल्का सा बस एक बेसिक रिकैप दे दूं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 सब यूनिट से मिलके बनता है। सबसे पहला सब्सटेंस क्या है? नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड नाइट्रोजन रिंग्स अटैच एट सम प्लेसेस। यानी कि नाइट्रोजनस बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसके पास कार्बन और नाइट्रोजन के रिंग्स होते हैं, या कार्बन रिंग्स में कहीं कहीं नाइट्रोजन जो है वो अटैच होता है। तो 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स के अंदर क्या होता है? कार्बन और नाइट्रोजन की डबल रिंग होती है, जबकि पिरिमिडीन में क्या होगा? सिंगल रिंग ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। दूसरा जो सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पेंटोज शुगर। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज शुगर्स। दिस शुगर इज बेसिकली अ 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। नाम ही क्या है? पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 कार्बन का शुगर, क्योंकि सारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? शुगर। तो पेंटोज शुगर मतलब क्या होगा? वो शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 5 कार्बन्स बने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। तो उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? जहां पे कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 की चेन हो, ठीक है। ये कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? कार्बन के, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स कैसे बनते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा अप टू 9 मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? जब 10 मोनोसैकेराइड मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं या 10 से ज्यादा, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। तो चेन ऑफ 3 कार्बन टू 7 कार्बन क्या बनाते हैं? मोनोसैकेराइड। तो अगर 3 कार्बन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ट्रायो शुगर। अगर 4 कार्बन रहेगा तो टेट्रो शुगर। अगर 5 कार्बन रहेगा तो पेंटो शुगर, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सो शुगर, और 7 कार्बन रहेगा तो हेप्टो शुगर। तो पेंटो शुगर का एग्जाम्पल क्या है? एक है राइबो शुगर और दूसरा है डीऑक्सीराइबो शुगर। तो राइबो शुगर से क्या बनता है? आरएनए, और डीऑक्सीराइबो शुगर से क्या बनता है? डीएनए। तो यहाँ पे पेंटोज शुगर का मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। पेंटोज शुगर मतलब क्या है? 5 कार्बन्स रहेंगे, 4 कार्बन्स रिंग में रहते हैं और 1 कार्बन रिंग से बाहर है, ठीक है। पेंटोज शुगर इज रिक्वायर्ड टू मेक डीएनए और आरएनए। पेंटोज शुगर से ही डीएनए या आरएनए बनता है, डिपेंड करता है। अब ये पेंटोज शुगर का चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन पे, यहाँ पे क्या है? 4 कार्बन पे, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 पे, इन पे सब पे क्या है? OH ग्रुप है, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 पे क्या है? CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अटैच होता है। बाकी सब कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो अटैच है। हम लोग को बेसिकली सीखना है कि पेंटोज शुगर से रिंग कैसे बनती है। Pentose sugar chain structure has 5 carbons in which carbon number 1
has CHO, that is aldehyde group, and form from carbon number 2 to 5 OH group is present. यानी पेंटोज शुगर का अगर चेन स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो 5 कार्बन आप लोग को दिखेगा, जहाँ पे कार्बन नंबर 1 के पास CHO ग्रुप है, जिसे कि CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, OH क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. रिंग स्ट्रक्चर इज ऑफ यूज टू अस, नॉट द चेन स्ट्रक्चर. लेकिन जो चेन स्ट्रक्चर हम लोग पेंटोज शुगर का देख रहे हैं वो हमारे काम का नहीं है. हम लोग को पढ़ना क्या है, रिंग स्ट्रक्चर. तो अब रिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे. कार्बन नंबर 4 वांट्स टू मेक रिंग विथ कार्बन नंबर 1 बट ऑलरेडी बोथ हैव 4 बॉन्ड्स. तो ये जो कार्बन नंबर 4 है ये कार्बन नंबर 1 के साथ रिंग बनाना चाहता है, लेकिन एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है. तो यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, एक H के साथ बना है, एक इस वाले C के साथ बना है, ठीक है, 2 हो गए, और 2 ऑक्सीजन के साथ बने हैं, 4 हो गया. इसी तरह ये कार्बन भी OH के साथ, H के साथ, इस कार्बन और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है. दोनों ही कार्बन जो है वो फ्री नहीं है एक रिंग बनाने के लिए. तो जो कार्बन नंबर 4 है वो क्या करता है, वो अपने OH को रिलीज कर देता है. ठीक है, अब OH रिलीज करता है, उसके बाद क्या होगा. So carbon number 4 bring its OH and remove its H, and the H goes and form bond with oxygen of carbon number 1. यानी जो कार्बन नंबर 4 है वो अपने OH को रिमूव करता है और H वहां से रिमूव होके जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऑक्सीजन से जाके बॉन्ड बना लेता है. नाउ द ऑक्सीजन ऑफ कार्बन नंबर 4 इज फ्री एंड इट फॉर्म्स रिंग विथ कार्बन नंबर 1. अब कार्बन नंबर 4 का जो ऑक्सीजन है वो फ्री हो जाता है और वो कार्बन नंबर 1 के साथ क्या बना लेता है, रिंग बना लेता है. ये यानी यहाँ पे ये O यहाँ पे ले आया, ठीक है, इसका O जो है OH निकला था, O तो रह गया, H क्या है, इस जो कार्बन नंबर 1 है इसके साथ कि इसके ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया. ठीक है, यहाँ से ये जो H रिमूव हुआ था ये OH है, OH रिमूव हुआ और H जो है वो जाके कहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये जो पहला वाला कार्बन है उसके ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बन गया. अब ये कार्बन जो है वो क्या हो गया, फ्री हो गया. फ्री होते ही क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया. ठीक है, यहाँ से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया. Now in the ring structure 4 carbons are present and 5th carbon is present outside the ring. यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन ये रिंग है. अगर यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया जाए तो ये रिंग है. तो रिंग के अंदर क्या है, 4 कार्बन प्रेजेंट है और 5वां कार्बन क्या है, रिंग के बाहर है. ठीक है, तो बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. कार्बन नंबर 1 2 3 4 ये 4 कार्बन रिंग में है, 5वां कार्बन क्या है, रिंग से बाहर है. OH group is present from carbon number 1 to 3 and carbon number 5 while carbon number 4 है CH2OH group. जब रिंग बन जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन नंबर 1 के पास OH ग्रुप है, ठीक है, कार्बन नंबर 2 के पास है, कार्बन नंबर 3 के पास है, लेकिन कार्बन नंबर 4 के पास नहीं है. और कार्बन नंबर 5 के पास भी OH ग्रुप है. कार्बन नंबर 4 के पास क्या है, CH2OH ग्रुप. तो ये रहा हमारा राइबोज का स्ट्रक्चर, राइबोज शुगर जो अभी हम लोग ने बनाया था. ठीक है, तो यहाँ पे जो चेन स्ट्रक्चर था, चेन से क्या बन गया, रिंग बन गया. तो बस ऐसे ही क्या करना है, इसको यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको यहाँ से आके मोड़ दिया है. ठीक है, तो जैसे ये चीज अटैच था अब रिंग में ये चीज अटैच कर लेते हैं. कार्बन नंबर 1 से OH, कार्बन नंबर 2 पे H और OH, कार्बन नंबर 3 पे H और OH, कार्बन नंबर 4 पे क्या होगा, CH2OH. मतलब ये कार्बन नंबर 5 है जो बाहर की तरफ, उसके ऊपर ये अटैच है. ऑक्सीजन विल बी रिमूव फ्रॉम कार्बन नंबर 2 टू फॉर्म डीऑक्सी राइबोज शुगर. यानी राइबोज शुगर से ही हम लोग डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाते हैं. कैसे, क्या करेंगे, जो कार्बन नंबर 2 है, ये
कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। डीऑक्सी करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो कार्बन नंबर 1 से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, तो जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव होगा तो डीऑक्सी राइबो शुगर बन जाएगा राइबो शुगर से, यानी कि यहाँ पे है ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो OH है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5। ठीक है, तो अब क्या है H OH H और H OH, यहाँ पे H होगा और CH2OH। ये क्या है हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो अभी तक आप लोग को ये तो पता चल गया होगा कि जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं वो टू टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेसेस है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स भी 2 टाइप्स के हैं, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स भी 2 टाइप्स के हैं, दैट इज थाइमिन एंड साइटोसिन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो कार्बन नंबर 1 है वहां से OH ग्रुप को हटाएंगे और एक नाइट्रोजिनस बेस उसी जगह पे आके अटैच कर देंगे। नाइट्रोजिनस बेस इज ऑलवेज एडेड एट कार्बन नंबर 1 ऑफ, सॉरी ये यहाँ पे है नाइट्रोजिनस बेस नहीं होगा, यहाँ पे जो डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे ही हमेशा नाइट्रोजिनस बेस जो है वो आके अटैच होगा। यानी शुगर के जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके कार्बन नंबर 1 पे ही हमेशा आके नाइट्रोजिनस बेस, चाहे वो कोई भी नाइट्रोजिनस बेस हो, चाहे एडेनिन हो, ग्वानिन हो, थाइमिन हो, साइटोसिन हो या फिर यूरेसिल हो, वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे ही आके अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 1 से OH हटा दिया, OH की जगह यहाँ पे एक नाइट्रोजिनस बेस जो है वो लाके अटैच कर दिया। तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अभी भी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना है, बना क्या है, न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। राइबोज इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और उसके बॉन्ड्स जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे। तो राइबोज शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब थर्ड सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जरूरत है वो क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 विल रिएक्ट विद कार्बन नंबर 5 OH ग्रुप विच इज अ अल्कोहलिक ग्रुप। यानी कि ये जो कार्बन नंबर 5 पे OH ग्रुप है, ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये फॉस्फोरिक एसिड का जो OH है वो किससे जाके रिएक्ट करेगा, जो हमारे शुगर का कार्बन नंबर 5 का ग्रुप OH ग्रुप है उससे। ठीक है, तो शुगर का जो OH है वो क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। अब ऐसे तो OH इसके पास भी है, लेकिन ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसके OH ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो एसिड और अल्कोहल के रिएक्ट करने से एस्टर बॉन्ड बनेगा और वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा। ये सब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो ये चीजें आप लोग को और इजीली समझ में आ जाएंगी। Phosphoric acid also has OH group, but this is an inorganic compound without an COOH group. Now acid will react with alcohol, so ester bond will be formed and water will be lost. And phosphoric acid bonds with oxygen of carbon number 5. यानी यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, ये जो OH है ये OH हटेगा और ये H हटेगा, तो H2O हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O हो गया। ठीक है, अब इसका ऑक्सीजन जो है वो फ्री हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉस्फेट है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा फॉस्फोरिक एसिड और ऑक्सीजन के बीच में, इसे क्या कहेंगे, क्योंकि बॉन्ड एस्टर का है और फॉस्फेट ग्रुप के साथ है, तो इसको कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर
बॉन्ड, और अब क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, यानी फॉस्फेट ग्रुप शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे लिखा भी है शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजिनस बेस अभी बताया 4 तरीके के हैं उनके, और मेन क्या है, 2 तरीके के, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो 2 तरीके के प्यूरिन है, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडीन क्या है, 3 तरीके के हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये चारों डीएनए में मिलेंगे और यूरेसिल किस में मिलेगा, आरएनए में। यानी कि आरएनए के अंदर ये तीनों तो मिलेंगे, लेकिन थाइमीन को कौन रिप्लेस कर देता है, यूरेसिल। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, जब शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस होता है तो शुगर प्लस एडेनिन क्या बन जाएगा, एडिनोसिन, शुगर प्लस ग्वानिन, ग्वानोसिन। तो यहाँ ये प्यूरिन है तो सीन हो गया। अब पिरिमिडीन होगा तो क्या हो जाएगा, अब साइटोसिन के अंदर तो ऑलरेडी सीन है, तो यहाँ पे साइटोसिन तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, पिरिमिडीन है। तो शुगर प्लस साइटोसिन क्या बन जाएगा, साइटिडीन, शुगर प्लस थाइमीन, थाइमीडीन, शुगर प्लस यूरेसिल, यूरिडीन। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन का एडिनिलिक एसिड, ग्वानिन का क्या बनेगा, ग्वानिलिक एसिड, साइटोसिन का क्या बनेगा, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडीन का क्या बनेगा, थाइमिडिलिक एसिड, और यूरेसिल का क्या बनेगा, यूरिडिलिक एसिड। तो अब इससे बताइए कि डीएनए होमोपॉलीमर है या हेटेरोपॉलीमर है। होमो मतलब क्या होगा, जो सेम सब यूनिट से मिलके बने, और हेटेरो मतलब क्या होगा, जिसमें अलग अलग सब यूनिट्स हो। तो डीएनए क्या है, डीएनए इज हेटेरोपॉलीमर क्योंकि वो अलग अलग सब यूनिट से मिलके बना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. In the next video we will discuss more about the DNA structure.